कल क्या हुआ था हम लोगों का? हम्म? कल हमने बताया था आपको प्लासी युद्ध, है ना? और प्लासी युद्ध में दो चीजें, एक तो आपको मैं बताई थी 1757 और दूसरा 1760। पहली क्रांति और दूसरी क्रांति, है ना? पहली क्रांति जिसमें कि प्लासी युद्ध के बाद किसको बैठाया गया था? मीर जाफर को, ठीक है ना? और दूसरी क्रांति के बाद मीर कासिम, हाँ? तो मीर कासिम और मीर जाफर, ये दो 1757 और 1760 के बन गए। क्लियर है ना ये बात? क्या वो तो मीर जाफर मीर कासिम, अब यहां पे देखना है कि मीर जाफर से क्या लिया अंग्रेजों ने प्लासी युद्ध के बाद। जैसे आपसे यह आया सवाल कि प्लासी युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो प्लासी युद्ध के परिणाम में आपने देखा ठीक है ना? तो प्लासी युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो प्लासी युद्ध के परिणाम में आपने देखा था कि अंग्रेजों को खासतौर से क्या मिला? 24 परगना की जागीर दे दी गई, ठीक है? अब यहां पे दो शब्द याद रखिएगा जिसका काम हमको अगले लेक्चर में जरूरत पड़ेगी, है ना? क्योंकि ये तक तो आपको हम सब समझा चुके थे, हम आगे बढ़ेंगे अभी। पहली चीज ये कि जब मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को लाया गया तो 24 परगने की जागीर तो ऑलरेडी अंग्रेजों के पास है, कंपनी के पास है। उसके साथ 3 जागीरें और जुड़ गई। कौन कौन सी? मिदनापुर, वर्धमान और चटगांव, ठीक है? तो इसका मतलब लगभग 4 जिले ना, इन 4 जिलों का जो राजस्व है वो किसको मिलने लगा? अंग्रेजी कंपनी को, ठीक है? इसी में दो शब्द आएंगे, वो शब्द है ददनी और दस्तक, क्योंकि ये दो की ऐसे वर्ड हैं जिसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? ददनी और दस्तक, ठीक है ना? तो इसमें ध्यान रखना है कि पहले ये देखें, ददनी, ददनी का सिंपल सा अर्थ होता है एडवांस, ठीक है ना? क्या ब्रिटिश कंपनी ही नहीं, यूरोपीय कंपनियां जिन चीजों को यहां से ले जाना चाहती थी, जैसे आपको मालूम है कपास, नील, ये बेसिक चीजें, मसाले वसाले तो ठीक ही है ना? तो इनमें से जो चीजें यहां से वो ले जाना चाहती थी उसको लिए वो क्या करती थी कि किसानों को कुछ पहले से ही एडवांस करके अपनी फसल बुक करा लेती थी। समझ में आई बात? और बाद में फिर जो दाम है वो इतना कम पे रहता था कि बाद में अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा भी हो तो भी इनको करार होता था कि वो उन्हीं को बेचें। इसको जरा दूसरे ढंग से समझिए तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे आज मान लेते हैं कोई एक किसान है, ठीक है ना? ये किसान जो है वो कुछ आलू लगाना चाह रहा है ना? अब इसके पास पैसे नहीं है, तो आजकल तो होता है ना, सहकारी बैंक में चले जाओ, तमाम तरह का किसान निधि वगैरह है ना, कहीं ना कहीं मिल जाता। लेकिन ये मान लिया ये अपना ऋण लेने के लिए पहुंचा किसी व्यापारी के पास, साहूकार के पास, कहीं पहुंचा ये, ठीक है? अब व्यापारी ने कहा कि देखो तुमको हम 100 रुपए का जो ऋण मांग रहे हो ये तो तुमको हम दे देंगे, ठीक है? और इस पर सामान्य रूप से 10% का ब्याज होता है, लेकिन चलो हम तुमसे 5% का ब्याज भी लेंगे, ठीक है? लेकिन एक शर्त रहेगी हमारी
क्या शर्त रहेगी? शर्त ये रहेगी कि जो आलू तुम्हारा ये उगेगा इसको हम 1 रुपए किलो के हिसाब से सारा का सारा आलू खरीद लेंगे। ठीक है, ये आज भी जब एमएसपी लगती है तब भी ये गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट कहती है ना कि जब उत्पादन हो जाता है तो फिर जो मार्केट वैल्यू आती है, उसको मार्केट कीमत आती है, उस कीमत के आधार पर वो कहती है देखो जो हमने एमएसपी दी थी वहां पर आपके पास विकल्प खुला है कि अगर एमएसपी ज्यादा है मार्केट वैल्यू से तो आप एमएसपी में बेचो, अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो आप मार्केट वैल्यू में बेच लो। क्या मना करती है ना? यहां पर इन्होंने क्या किया, सबसे नीचे कीमत लगाई जो पिछले, क्योंकि 1 साल पहले से तो आइडिया रहता है ना, जैसे इस साल से पता चल गया ना आपको कि आलू मिनिमम कितना जाएगा, 5 रुपए जाएगा, तो आपने मिनिमम वाला भाव लगा दिया वहां पे। अब ये व्यक्ति जो है ये आलू की खेती तैयार करता है और मार्केट में वो 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं 1.5 रुपए किलो बिक रहा है, 1 रुपए से ज्यादा का बिक रहा है। अब यहां पर व्यापारी को क्या चाहिए, सॉरी किसान को क्या चाहिए, इसको बेच ले और बेच करके इनका जो पैसा बनता है वो वापस कर दे, काम खत्म। लेकिन नहीं, आप एडवांस से ददनी से बंध चुके हैं। ठीक है ना? अब आपको 1 रुपए ही बेचना पड़ेगा, भले मार्केट में आपसे कोई 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए कुछ भी मांग रहा हो। इवन 1 रुपए में भी अगर मांग रहा है तो भी आप उसको नहीं बेच सकते हो, क्योंकि हमारा तुम्हारा करार हो चुका है। और करार चूंकि इंग्लिश कंपनी के साथ हो रहा है तो इस करार में अगर किसी प्रकार की टूटन आती है, कुछ गड़बड़ होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी अगर ये समझौता टूटता है तो उसका जो मुकदमा चलेगा वो अंग्रेजी कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा, हिंदुस्तानी रूल से नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब सोचो ये बेचारा भोला भाला किसान क्या कर सकता है, चुपचाप इनके हवाले कर दे। तो इस तरह से वो अब क्या करेंगे, 1 रुपए के हिसाब से आलू इसका ले लेंगे। अब तो ऑलमोस्ट चलिए मान लिया इसका हम कहते हैं कि घाटा नहीं हुआ, तो ऐसा कोई मुनाफा भी नहीं होगा, अगली फसल रही है फिर इनके पास जाएगा, क्योंकि इसके पास सरप्लस पैसा बचा नहीं ना। और जब बचा नहीं तो स्वाभाविक है कि वो फिर उसको ऋण लेना पड़ेगा, जब फिर ऋण लेना पड़ेगा तो फिर वो उसकी अगली फसल बुक कर लेंगे। ये एक कुचक्र फैलेगा जो कि जो कंपनी के निजी व्यापारी हैं और कंपनी हैं, इन दोनों को फायदा मिलेगा। इसको कहते थे ददनी। एक शब्द में क्या हुआ, एक शब्द में हुआ एडवांस बुकिंग, मतलब कि किसी फसल को एक निश्चित दर में लेने के लिए पहले से ही आपने कोई समझौता कर लिया। ठीक है, दूसरा होता है दस्तक। तो ये तो मामला किससे जुड़ गया, आपका कृषि वस्तुओं से। अब जो आपकी सामान्य वस्तुएं हैं, जैसे हमने कहा ना मसाला या कपड़े यहां से ले जा रहे हैं, चाय ले जा रहे हैं, जो और चीजें हैं, वहां पर जो व्यापार हो रहा है, तो आपको मालूम है ना कि जब व्यापार होता है तो एक जिले से दूसरे जिले, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने में क्या लगता है, चुंगी, जो अब जीएसटी में ला करके सब खत्म कर दिया गया, लेकिन पहले तो चुंगी लगती थी, एक एक जिले में लगती थी। तो जाहिर सी बात है कि ये चुंगी की शुरुआत पहले से चली आ रही है, तो मध्यकाल में तो यही व्यवस्था थी, कोई जीएसटी तो था नहीं। ठीक है, तो जब अंग्रेज व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस कर रहे हैं तो हर सीमा पर क्या दे रहे हैं, चुंगी। तो इस तरह से अगर कोई चीज वो अपने इलाके तक ले जाते हैं तो बीच में जितनी जगह लगेगी वहां तक चुंगी लगती चली जाएगी, और जो चुंगी लगेगी वो उनकी कास्ट में क्या हो जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, तो वो कीमत को भी तो बढ़ाएगा। और आपको हमने शुरू से बता रखा है कि उपनिवेशवाद का बेसिक मूल क्या है, अपनी कॉलोनी को कच्चे माल के स्रोत के रूप में प्रयोग करना। तो जितना यहां पर हम चुंगी देंगे, मतलब ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश व्यापारी देंगे, उतनी ही चुंगी के कारण उनकी जो कीमत है रॉ मटेरियल की वो बढ़ती जाएगी। और ये रॉ मटेरियल जब पहुंचेगा, ब्रिटेन पहुंचेगा, तो ब्रिटेन के लिए ये तथाकथित महंगा ही पड़ेगा। किससे, उससे जिसमें कि ये चुंगी ना दी जाती तो सस्ता पड़ता, सस्ता पड़ता तो वहां की जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनके लिए हमारा रॉ मटेरियल सस्ता पड़ता, सस्ता पड़ता तो वो जिस कीमत पर बेचते उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास प्रॉफिट अधिक होता। आपकी लागत जितनी कम पड़ेगी आपका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा कि नहीं होगा।
और प्रॉफिट जितना ज्यादा होता उतना उनका लाभ बढ़ता, जितना लाभ बढ़ता उतनी उनके यहाँ की जो राष्ट्रीय समृद्धि है वो बढ़ती, तो उनकी नेशनल इनकम बढ़ती, राष्ट्रीय आय बढ़ती। ये कहानी समझ में आ गई ना पूरी। तो यहां पर आपने देखा था कि जब अलीनगर संधि हुई थी, तो अलीनगर संधि में हमने जब 4-5 चीजें लिखवाई तो उसमें एक चीज क्या थी, उसमें यह कहा था कि 3,000 रुपए एक मुश्त दे करके वार्षिक पूरे प्रांत में जो अंग्रेज व्यापारी थे या कंपनी का व्यापार था वो फ्रीली एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र आ जा सकता था। जैसे वो नहीं होता पास किसी चीज का बनवा लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि आप बस में ही जा रहे हैं ना, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो आप देखते हैं ना कि वो रोज आपको आने जाने का किराया लगेगा। इसकी जगह पर आपने वो एमएसटी बनवा ली ना, जो मासिक सीजनल टिकट है ये बनवा लिया, तो जो मासिक सीजनल टिकट है वो आपके टोटल टिकट की दर से, आने जाने की दर से कम होगा ये, और रोज आपको लाइन भी नहीं लगानी पड़ेगी टिकट लेने की। लेकिन हाँ एक चीज है कि इसमें आप चाहे जाओ चाहे ना जाओ आपको वो पैसे तो देने पड़ेंगे, और जब आप रोज डेली अप डाउन कर रहे थे तो उसमें यह है कि आप जिस दिन नहीं जा रहे हैं तो उस दिन पैसा आपका बच गया। मान लिया एक महीने में आप एक बार गए सिर्फ, तो आपका 50 रुपये लगा, और ये एमएसटी 500 रुपए की है, और आप एमएसटी बनवा करके एक बार गए तो आपका फिर नुकसान हो जाएगा। लेकिन हाँ अगर आप 10 बार से ज्यादा चले गए तो आपका फायदा है। समझ में आ गई बात ना। तो दस्तक क्या है, दस्तक है एक प्रकार का व्यापारिक पास, जिसको अगर दिखा दिया जाए तो चुंगी वाले कहेंगे जाइए, चुंगी के पास, चुंगी हर चुंगी में आपने पास दिखा दिया, भाई क्या है तुम्हारे पास है, मतलब हमने एक मुश्त जमा कर दिया है, अब पूरे साल भर हम कितना भी ट्रेड करें, कितनी भी चुंगी क्रॉस करें, कोई हमको नहीं रोकने वाला। समझ में आ गई बात ना। तो ददनी और दस्तक ये दो शब्द समझ में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ एडवांस, और इसका मतलब क्या हुआ फ्री पास। ठीक है, एक शब्द में ये डिटेल हमने आपको समझा दिया उदाहरण के साथ। अब इसमें सवाल कैसे बनेगा, फ्री का सवाल तो सिर्फ यही आएगा कि ददनी क्या है, दस्तक क्या है। शायद कोई एक इस बार भी आया है एलटी वाले में, दस्तक आया है शायद, एक आया है कोई, इन दोनों में से कोई एक आया है ना। अब हमको ये ध्यान नहीं है कि वो ददनी आया है कि दस्तक आया है, हिस्ट्री में आया है कि जीएस में आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सवाल इस बार भी आया है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको तो एक शब्द में जैसे हमने कहा याद रहेगा तो वहां पर लगा लेंगे। लेकिन अगर यही सवाल मेंस में आ गया तब, यानी इसी में अगर 200-250 वर्ड लिखना हो गया तब क्या करेंगे। तब आपको बाकायदा इसको डिटेल से न केवल समझाना पड़ेगा, बल्कि इसके जो अभी हमने परिणाम बताए ना, वो परिणाम की पूरी सीरीज समझानी पड़ेगी कि ददनी से क्या हो रहा है। ददनी से ये हो रहा है कि किसान के जो फसल है उसके बिकने की तो गारंटी है, बिकने की तो गारंटी, क्योंकि वो सारा का सारा ले लेगा 1 रुपए में, चाहे वो 1 क्विंटल हो और चाहे 10 क्विंटल हो। लेकिन उसमें किसान के घाटे की लगभग पूरी संभावना है, क्योंकि वो इतने कम दाम पर वो समझौता करेगा कि उसको कभी फायदा हो ही नहीं सकता। और दूसरा ये कि उसके परिणाम स्वरूप वो एक ऋण जाल में फंस जाएगा। हमने कहा ना दोबारा के लिए फिर वो उसको ऋण लेना पड़ेगा। उसको क्या कहते हैं, जब एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़े या बार बार आपको लोन लेते रहना पड़े, उसको क्या कहते हैं, ऋण ट्रैप ना, ऋण जाल। तो ऋण जाल में फंस जाएगा। यह किसी भी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी निशानी होती है कि किसान हमेशा किस में रहता है, ऋण जाल में रहता है। तो जो आप वो प्रेमचंद की कहानियां पढ़ते रहते हैं, किसानों की स्थिति रहती है बदतर से बदतर होती जाती है, वो यही ऋण जाल है। उसमें यही काम देशी लोग कर रहे थे, साहूकार कर रहा था। हाँ तमाम 1.25 सेर गेहूं, सही बात है ना। तो ये यही काम साहूकार कर रहा था, जो साहूकार कर रहा था वही काम यहाँ पे कंपनी कर रही है। अब इसमें दोनों चीजें समझने के बाद जो आपको इसमें समझना है, क्योंकि शब्द क्या आएगा, शब्द ये आता है कि ददनी और दस्तक का दुरुपयोग कैसे करते थे। ये तो आपको व्यवस्था बता दी, लेकिन सवाल जो बनेगा वो दुरुपयोग पर बनेगा। दुरुपयोग कैसे, ये सारी व्यवस्था या 3,000 रुपए एक मुश्त देकर के साल भर चुंगी से छूट, ये सब किसको दिया गया है, कंपनी के कर्मचारियों को दिया गया है या कंपनी को दिया गया है, सब कंपनी को दिया गया, यानी जो कंपनी का व्यापार हो। लेकिन जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो इसका प्रयोग अपने पर्सनल फायदे के लिए भी कर रहे थे, मतलब उसी में अपना सामान भी निकाल ले जा रहे हैं।
है ना। जैसे वो देखते नहीं, कभी कभी ट्रकों में आपने देखा होगा लिखा रहता है वो सरकारी कार्य हेतु, है ना। अब वहां पर ये है कि भाई ये सरकारी कार्य हेतु है, इसमें तो आप, या इसको और एक सरल ढंग से समझा देते हैं। आपने देखा होगा कि जब ये किसी भी आप हाईवे से गुजरते हैं तो जो बीच में पड़ता है टोल प्लाजा, तो टोल प्लाजा में देखते हैं ना कि आप सबको टोल देना पड़ता है, लेकिन जो सरकारी बस रहती है वो क्या होती है, निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि सरकारी बस के साथ ऑलरेडी टोल प्लाजा का पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको इतना पैसा टोल प्लाजा को देना है, चाहे दिन भर में जितनी बसें निकालिए और चाहे एक भी ना निकालिए। तो वो एक प्रकार से क्या हुआ, दस्तक ना। अब यहां पर समझिए कि फर्ज करिए कि उसी के साथ सरकारी जो बस है उसी में कोई आदमी जो है वो बजाय जो ले जा रहा है, सवारी ले जा रहे हैं, वो तो ले जा रहे हैं, साथ में कुछ उसके उसके निजी घर के अपने घर की बारात जा रही है, तो भी तो उसको टोल नहीं देना पड़ेगा ना, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। तो जो कंपनी को ये दस्तक और ददनी की सुविधा थी, इसी का फायदा कौन उठा रहे थे, वो कर्मचारी खुद अपने निजी व्यापार के लिए भी उठा रहे थे। ये दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी वर्सेस राज्य सरकार, नवाब, और फायदा कंपनी तो ले ही रही है, कंपनी के साथ साथ ये भी ले रहे हैं। अभी और सुनो दुरुपयोग का तीसरा पॉइंट, वो ये कि ये लोग इस दस्तक को निजी हाथों में भी बेच देते थे। मतलब जो भारत के व्यापारी हुआ करते थे उनको भी बेच देते थे। ऐसा है कि तुम्हारे जैसे अभी हमने टोल की बात की, टोल मान लिया लग रहा है 100 रुपए, है ना, और सरकारी बस वाले को एक पास दिखाना पड़ता है, वो पास दिखा करके निकल जाता है ना। अब मान लेते हैं आप अपने कार से जा रहे हो, तो बस ड्राइवर कंडक्टर ने मिलकर कहा कि ऐसा है कि हमको 50 रुपया दो, तुमको हम ये पास दिए दे रहे हैं, ये दिखाना तुम्हारी गाड़ी निकल जाएगी, 50 रुपया हमको दो। आपका फायदा आपने क्यों ले लिया? क्योंकि 50 रुपए का आपको फायदा हो रहा है, और उसने 50 रुपया में वो सुविधा बेच दी जो कंपनी के लिए थी, अपने लिए तो कर ही रहा था। अब पता चला कि वो उसी को निजी हाथों में भी बेच रहा है। ठीक है, तो इसका तो कि जब हम देशी व्यापार की बात करेंगे, क्योंकि विदेशी व्यापार में तो हमारी लागत कम हुई, वो तो एक अलग बात होगी। देशी व्यापार मान लीजिए कि वो जो बंगाल का सामान है, मान लिया कलकत्ता व्यापार मंडी में बिक रहा है, तो कलकत्ता मंडी में जो अंग्रेजी व्यापारी है और जो भारतीय व्यापारी है, इन दोनों में माल किसका सस्ता होगा? अंग्रेज व्यापारी का, क्योंकि उसका तो सब फ्री में पड़ रहा है, और भारतीय व्यापारी को चुंगी देना पड़ रहा है, तो उसका तो लागत ज्यादा आ रही है ना। ये बात समझ में आई? अब भारतीय व्यापारियों में भी दो तरह के व्यापारी, जिसने इस दस्तक को खरीद करके चोरी की और जो बेचारा ईमानदारी से टैक्स पे करके आ रहा है, तो व्यापारियों के बीच में फूट पड़ेगी, और जो मार्केट होगी वहां पर एक प्रकार से मेलाफाइड कंपटीशन शुरू हो जाएगा, यानी एक तरह की दुरुपयोग वाली प्रतियोगिता शुरू होगी। आप जब जाते हैं वहां पर मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो किसी के दाम में थोड़ा बहुत अंतर होता है। मान लिया आप कोई चीज लेने गए, किताब एक लेने गए, तो किताब में पता चला कि एक आदमी 5% छूट दे रहा है, एक 10% दे रहा है, एक नहीं दे रहा है, ठीक, लेकिन किताब आपकी लगभग 450 से 500 के बीच में पड़ रही है। एक आदमी वहीं पे बैठा, वो बोला कि 200 रुपये हम दे देंगे। अब आपका माथा ठनकेगा नहीं ठनकेगा कि भाई 200 रुपये में क्यों दे रहा है? या तो इसकी किताब चोरी की है, या इसकी किताब पुरानी है, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में जाएगा ना, क्योंकि भाई मार्केट में हम वही चीज 500 रुपए का खरीद रहे हैं। तो जब कोई आदमी टैक्स चोरी कर लेता है तो वो क्या करता है, अपना सामान सस्ता बेचता है, और जो टैक्स देकर के बेच रहा होता है वो महंगा देता है। इसको आप सरल उदाहरण से भी समझ सकते हैं अपने अपने लेवल पर भी। अगर आप किसी से वो जीएसटी की बिल मांगे तो आपको दाम ज्यादा लगता है ना, और आप बिल ना मांगे तो आपको दाम कम हो जाएगा। तो वहां पर चोरी आपने नहीं की, साथ में वो दुकानदार ने भी की और आपने भी की। और आप अगर पूरा पक्का बिल पर्चा मांगते हैं तो जीएसटी लगाएगा, लगाएगा तो 18%, 12%, 28% जो भी है उतना दाम बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि वो नंबर 1 का माल रहेगा, उसकी गारंटी रहेगी, उसको लेकर के आप कोर्ट तक जा सकते हो। लेकिन जिसका आप पर्चा नहीं लिया है वो अगर नकली माल भी पकड़ा देगा, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ क्लेम करोगे? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेलाफाइड कंपटीशन, मतलब एक जो दूषित प्रतियोगिता है।
तो इसका मतलब है कि दस्तक और ददनी का दुरुपयोग कैसे होगा? पहली चीज तो ये कि इससे नवाब की चुंगी कम होगी, एक पॉइंट, इनकम कम हो गई। दूसरा पॉइंट, जो रॉ मटेरियल है वो अंग्रेजों के लिए ब्रिटेन में और सस्ता पड़ेगा, जिससे कि उनका लाभ बढ़ेगा और उपनिवेश के जो शोषण है वो और बढ़ेगा। तीसरा तीसरा ये कि इसी के साथ साथ जो निजी व्यापारी हैं उनका भी व्यापार बढ़ेगा। वो अगर व्यापार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो व्यापार का खामियाजा कौन भुगत रहा होगा? भारतीय व्यापारी। और चौथा और अंतिम पॉइंट क्या होगा? चौथा अंतिम पॉइंट होगा कि जो भारतीय व्यापारी हैं उनके बीच में भी फूट पड़ जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति वो जो पूरा चुंगी दे करके जा रहा है, पूरा टैक्स दे रहा है, और एक वो जो उसी दस्तक का प्रयोग कर ले रहा है और वो भ्रष्टाचार में आधा पैसा उधर। समझ में आ गई बात? जैसे कोई आपके ऊपर टैक्स लगा, इनकम टैक्स लगा। अब इनकम टैक्स में तो एक तो ये भाई आप इनकम टैक्स पूरा भरिए, आपकी इनकम सही। लेकिन अगर आपने ये कहा कि नहीं भाई इनकम टैक्स नहीं भरेंगे और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को जाके आपने पकड़ा दिया कुछ, तो भले वो आपके ऊपर रेड ना डाले, लेकिन कल को आपके पास काला धन तो आ ही गया ना। काला धन आ गया तो जाहिर सी बात है कि कल को आप पकड़े जा सकते हैं, फिर ईडी आएगी। ये तो हो रहा है आजकल। तो ददनी और दस्तक के दुरुपयोग, अब इसको सरल भाषा में कैसे कह दें? ददनी और दस्तक का दुरुपयोग करने लगे जब ये चीज बहुत बढ़ गई शिकायत, और मीर जाफर ने इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या किया? मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बना दिया, और मीर कासिम से ये सारी चीजें लेकर के और आगे जो है उन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार का अब हम आगे ऐसी दुरुपयोग नहीं करेंगे। अब मीर कासिम ने क्या देखा कि लोग ददनी और दस्तक का जो प्रयोग है वो तो ये लोग करते ही जा रहे हैं, मतलब ऑन पेपर कह दिया लेकिन मान नहीं रहे हैं। तो उसने एक काम किया, उसने ये दस्तक प्रथा ही खत्म कर दी। बोले सबका फ्री ट्रेड। अब जब सबका फ्री ट्रेड होगा तो सुन के तो आपको ठीक लग रहा है ना, लेकिन इसका नुकसान किसका होगा? भारतीयों का या अंग्रेजों का? अंग्रेजों का नुकसान होगा। इससे चुड़ गए वो मीर कासिम से। जबकि देखो तो उसने कितना सरल काम किया भाई। अगर मान लेते हैं कि है ना भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है तो कह दो भैया ठीक है, जब खुले करो। तो अब भारतीय व्यापारी भी तो कम से कम उसी लेवल पे आ गए। अब उनको भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा। जब उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो भी उसी दर पे बेचे जिस दर पे अंग्रेज बेच रहे थे। इससे अंग्रेजों के व्यापार का नुकसान हुआ। दूसरा काम ये कि पहले जो राजधानी चली आ रही थी वो थी मुर्शिदाबाद। बंगाल का नवाब था ना मुर्शिद कुली खां के नाम से मुर्शिदाबाद, इसने तुरंत बदल कर दिया मुंगेर। और अंग्रेजों के साथ सामना कर सके इसलिए इसने अपनी सेना को यूरोपीय पैटर्न पर शुरू कर दिया ट्रेनिंग देना। ठीक है, ये तीन ऐसे काम किए मीर कासिम ने कि इससे भी नाराज हो गए अंग्रेज, और इसके ऊपर इतना दबाव डाला कि अल्टीमेटली इसने विद्रोह कर दिया। और इसी विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि आगे बक्सर युद्ध की एक नींव पड़ गई। ठीक है, तो कहां पर जरा सरल भाषा में देखिए तो क्या एक लाइन में लिखा रहेगा? ददनी दस्तक के दुरुपयोग के परिणाम से। तो ये तो आपका तथाकथित एक एक शब्द में याद हो जाएगा, बहुत आसान है। लेकिन यही चीज जब आपको लिखने के लिए आ जाएगी तब आपको इसकी एनालिसिस करनी, और एनालिसिस नहीं कर पाएंगे और सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिख करके रह जाएंगे कि ये एडवांस है ये है, सीधा आपसे नंबर भी मिल जाएगा, 10 नंबर में 1 नंबर। ठीक है, तो कल हम लोग इसको लिख चुके थे तो हम कहाँ पहुंचे? बक्सर युद्ध के करीब पहुंच गए थे ना। ठीक है, तो लिखिए बक्सर युद्ध के पहले की, बक्सर युद्ध से पहले की घटनाएं, बक्सर युद्ध से पहले की घटनाएं। बंगाल की दूसरी क्रांति के पश्चात, बंगाल की दूसरी क्रांति के पश्चात यद्यपि कंपनी ने, यद्यपि कंपनी ने दस्तक प्रथा के दुरुपयोग
हमने सिर्फ जो एनालाइज किया आपको वो दस्तक प्रथा का दुरुपयोग बताया है। अच्छा, इतनी देर तक जो बोला है ना, इसी को आपको लिखना है फुल क्वेश्चन में। दस्तक प्रथा के दुरुपयोग को समाप्त करने का आश्वासन तो दिया, को समाप्त करने का आश्वासन तो दिया, लेकिन व्यवहार में ये दुरुपयोग जारी रहा, ये दुरुपयोग जारी रहा। इसीलिए मीर कासिम ने दस्तक प्रथा को ही समाप्त कर दिया। स्वाभाविक है कि अब भारतीय व्यापारी भी बाजार प्रतियोगिता के बीच में हाइफन रहेगा, बाजार प्रतियोगिता, मार्केट कंपटीशन, बाजार प्रतियोगिता के समान स्तर पर पहुंच गए, व्यापार प्रतियोगिता के समान स्तर पर पहुंच गए, जिसका अंग्रेज व्यापारियों को नुकसान भी हुआ और क्षोभ भी, इसी प्रकार कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाई, जो कलकत्ता से अपेक्षाकृत दूर थी। और यहीं उसने न केवल आधुनिक गोला बारूद बनाने का कारखाना बनवाया, न केवल आधुनिक गोला बारूद का कारखाना स्थापित किया, अपितु समरू नामक एक जर्मन प्रशिक्षक के माध्यम से अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति में संगठित करने का भी प्रयास किया। यही कारण है कि ब्रिटिश सेनापति एडम्स ने
उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई, शुरू की और वह क्रमशः पीछे हटते हुए इलाहाबाद के किले में पहले से मौजूद मुगल शासक शाह आलम से सहायता की पेशकश की। शाह आलम से सहायता की पेशकश की, जो स्वयं अवध के नवाब शुजा के संरक्षण में था। जरा चेंज कर दीजिए, अंततः मीर कासिम के धन, शाह आलम के नाम पर सुजाउद्दौला की सेना अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार हुई। किंतु 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर युद्ध में हेक्टर मुनरो द्वारा ये सेना पराजित हुई। जिसका परिणाम इलाहाबाद संधि के रूप में निकला, इलाहाबाद की संधि, ब्रैकेट में लिखिए 1765, इलाहाबाद की संधि के रूप में। ठीक है, अब सवाल क्या बना? अब ये सवाल, क्योंकि आपने किस टॉपिक के अंतर्गत लिखा, बक्सर युद्ध की पृष्ठभूमि, यानी बक्सर युद्ध की पहले की घटनाएं क्या थी, इसी को दूसरे ढंग से कैसे बनाया जा सकता है, बक्सर युद्ध के कारण क्या थे। जो पहले की घटनाएं हैं उसी में क्या जुड़ा, उसी में क्या निकलेगा, कारण। ठीक है ना, तो कारण के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बनी। तो अब कारण को फिर एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ले आइए, कुछ कुछ पॉइंट से आपको ध्यान रहे। तो उसमें क्या होगा, एक तो जो दूसरी क्रांति हुई, यानी 1760 ना, तो 1760 की जो दूसरी क्रांति हुई, इसका परिणाम ये हो गया
हम्म 1760 के दूसरी क्रांति के परिणामस्वरूप क्या हुआ कि एक तो आपको मालूम है कि वो एक तो ददनी और दस्ता का दुरुपयोग हो रहा था। तो मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने सबको फ्री कर दिया। ठीक है, तो उसका परिणाम एक निकला। अब इससे नुकसान तो होगा ही, साथ में वो जो एक बन गया था ना कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, तो वो एक मन में क्षोभ भी तो होगा। ऐसे ही अकेले नहीं होता ना कि राहुल गांधी अगर संसद में बोल नहीं पाते तो सिर्फ ये होता है कि हाँ अपनी बात नहीं कह पाए, साथ में उनको एक अंदर से मन भी तो महसूसता है कि भाई ये वो संसद है जहां पर हम जो चाहें वो कर सकते थे और आज हमको जो है रोक दिया जाता है। तो एक मन में नहीं आपको क्षोभ होगा, उस प्रकार का असंतोष भी था। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। दूसरी चीज ये चाहता था मीर कासिम कि भाई जब हमारे आपके बीच में एक समझौता हो गया कि हमने तुमको ये परगना दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जितनी भी बातें आपने कही थी हमने मान ली ना, अब जो डेली रूटीन का हमारा शासन प्रशासन है उसमें तुम क्यों हस्तक्षेप करते? जैसे आप देखते हैं ना कि कभी वो प्राइवेट बस वाले होते हैं ना तो उनका थाना में बंधा रहता है ना कुछ लेन देन ना। भाई थाने में अगर बंधा हुआ है, मान लेते हैं उन्होंने थाने को कुछ नहीं 500 रुपया देना है उनको, हो गई बात, ठीक है पास। अब पता चला, जब देखो तो पता चला कि कोई रुकवा करके कोई सिपाही चढ़ जाता है उसमें, वो नहीं देता, टिकट नहीं बनवाता। कभी वो कह देता है कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनको लेते जाना ना, आते जाते कुछ ना कुछ खुरपेच होती रहती है। तो फिर वो थोड़ा सा टेंशन में नहीं आएगा आदमी कि भाई जब आपको हम एक मुश्त पैसे दे रहे हैं तो फिर बाकी हमको अपना काम करने दीजिए, रोज रोज टेलीफोन करते रहते हैं। तो इससे बचने के लिए उसने, वो देखो डिफेंसिव है काफी, वो कोई ऑफेंस नहीं कर रहा है। तो वो क्या किया उसने कि कलकत्ता के पास पड़ रहा था मुर्शिदाबाद, आज भी कलकत्ता के पास है, उसने उसको बढ़ा के कहां कर दिया, मुंगेर कर दिया। तो ये अपेक्षाकृत दूर रहेगी, तो आपके रास्ते से हम गुजरेंगे नहीं, जहां पे थाना पड़ेगा थाना के बगल वाले रोड से निकल जाएंगे ना। तो थोड़ा तो डेली रूटीन का जो वो इंटरप्शन है वो हल्का कम होगा ना। इसके बाद उसको ये समझ में आया कि आखिर तुम किस चीज पे इतराते हो तो व्यापारी ही ना, इतराते हो तुम अपनी नए ढंग की सेना पर, क्योंकि जो भारतीय सेना है वो भारत की मध्यकालीन सेना है ना, और जो यूरोपीय सेना है वो तथाकथित वो मध्यकाल से आगे बढ़कर के आधुनिक हो गई। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मध्यकालीन सेना और आधुनिक सेना के बीच में क्या बेसिक फर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि मराठे भी धीरे धीरे करके इनसे हारेंगे। क्यों हार गए भाई? क्योंकि इनकी संख्या तो ज्यादा हुआ करती थी ना। अभी देखो सुजाउद्दौला, इसकी सेना जो है वो रोहिलखंड जीत ले जाएगी, दिल्ली पर प्रभाव कायम करेगी, अब्दाली से भिड़ जाएगी, जाने क्या क्या कर लेती है, और संख्या में भी 1.5 लाख की है, और उनके कुछ 10-5 हजार सैनिक, और उसके बाद भी जीत जाते हैं ना। और चलो ठीक है, प्लासी युद्ध में मान लिया कि एक मीर जाफर था, लेकिन बक्सर युद्ध में तो कोई मीर जाफर नहीं था ना, आपकी पूरी सेना लड़ रही थी, तो क्यों हार गए ना। तो वो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली कि हमारे पैटर्न में क्या अंतर है। तो क्या अंतर है पैटर्न पर? पैटर्न पे अंतर ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारी सेना में घोड़े यानी घुड़सवार और तलवार, ठीक है ना। उनके पास भी घोड़े, लेकिन इसके साथ साथ उनके पास क्या है, बंदूक है। ये अंतर आ गया ना। हमारे पास मैक्सिमम तलवार है, बंदूकें कम है, उनके पास बंदूक है, तलवार है ही नहीं, तलवार रखी रहती है बस, टंगी रहती है, यूज इसको ज्यादा करते। तो इनमें ध्यान से देखिए, मोबिलिटी घोड़े की बराबर है ना, लेकिन बंदूक और तलवार में मोबिलिटी किसकी ज्यादा है, मारक क्षमता बंदूक की हो गई। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरी, तोपें दोनों के पास हैं, लेकिन हमारी तोपें कैसी हैं, भारी भरकम वाली, जो पता चला कि 10 हाथी पहले उसको खींच के तो ले जा रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उनको ले जाकर के एक जगह रख दिया जाता है और रख करके चलाया जाता है। उनकी क्या है, उनकी एक तो हल्की है,
दूसरी वो पहिए पर हैं, तो हल्की होने से उनको कहीं भी आप मूव करा सकते हो। और पहिए से होने के कारण ये है कि आप उनको ऐसा नहीं कि एक जगह रख दिया तो रख दिया, क्योंकि मान लेते हैं हमने यहाँ पे रखा और यहाँ से हम सामने ट्रेजेक्टरी ले रहे हैं सेना की, और सेना जो है सामने वाली वो थोड़ी सी शिफ्ट होकर इधर आ गई, अब हमारी तो बेकार हो गई। उनकी तोप ने क्या किया, उनकी तोप ने सेना के साथ खुद भी मूव कर लिया, और वो भी एक दो घोड़े या 8-10 लोगों के मदद से। हमारे 8-10 लोग तो नीचे ही दब के मर जाएं। तो यहां पर प्रचलन था कि कितनी जितनी भारी और दूर तक मार करने वाली तोप होगी वो उतनी ही ज्यादा मतलब भारी भरकम होगी। उनके साथ ये था कि आपकी तोप जितनी हल्की हो, भले मारक क्षमता दूर तक ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम करीब ले जाकर के मार लेंगे। आगे ना समझ में कहानी। तो ये कुछ बातें ऐसी थी। दूसरे उनके परिधान अलग थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो सैनिक पहनते थे वो पैंट नहीं पहनते थे, हाँ धोती उत्ती पहनते थे। तो अब धोती पहनने वाला कितनी तेजी से दौड़ेगा और अपना पैतरा बदलेगा, हाँ सामने वाला भी धोती वाला हो कोई दिक्कत नहीं है ना, और दूसरा जो है वो पतलून वाला है, तो दोनों तरफ होना चाहिए ना। ये है वो एक शब्द का मतलब कि मीर कासिम क्या चाह रहा है, मीर कासिम चाह रहा है कि जो बंगाल की सेना है वो यूरोपीय पैटर्न पर प्रशिक्षित हो। इसके लिए गोला बारूद चाहिए होगा, बंदूक चाहिए होगी, तो इसका क्या करें, या तो इंपोर्ट करें या तो खुद बनाएं। तो इंपोर्ट कर नहीं सकते थे, क्योंकि इंपोर्ट करते तो समुद्र पर किसका कब्जा है। हाँ, हर चीज समझनी चाहिए आपको, तभी आपके लेखन में लिखने वाले में मजा आता है, तभी आपका कॉन्सेप्ट बनता है। नहीं तो वो तो कहीं भी फंसा देगा आपको उठा के कि क्या भाई वही लोग मराठे से जीत जाते हैं और अंग्रेजों से हार जाते हैं, डरते थे क्या ना? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन था इसमें, समरू। ये ट्रेनर था, इसी के इशारे पर मीर कासिम सब काम कर रहा था। तो एडम्स ने कहा ये हाथ मुझे दे दे गब्बर। समरू जो है उसको समरू को हमको सरेंडर कर दीजिए। कहा नहीं समरू तो नहीं दे सकते, इसके चक्कर लड़ाई हो गई। समरू को अगर वो समर्पित कर देता तो उसका जितना इन्वेस्टमेंट हो चुका था सब बेकार चला जाता, और समरू को नहीं दिया तो बोले कि तुम हमारे शत्रु को अपने यहां शरण दिए हुए हो, है ना। अब आपको लगेगा कि भाई ये शत्रु कैसे, ये भी तो यूरोपियन है। तो इसकी गिरह कहां खुलती है, इसकी गिरह जाके खुलती है यूरोपीय इतिहास से। यूरोपीय इतिहास में इस समय फ्रांस, जर्मनी, इन सब के साथ इंग्लैंड का चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के लिए, ठीक है। ये है 7 साल का युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, वॉर ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है। अब आप सोचिए कि यहां पर एक तरफ इंग्लैंड है और एक तरफ फ्रांस वगैरह, तो यहां पर जो फ्रांसीसी हैं, यहां पर जो जर्मन, क्योंकि तब तक जर्मनी नहीं बना था, जर्मनी उसके भी 100 साल बाद बनेगा। तो ये जो जर्मनी वाले लोग हैं ये सब अंग्रेजों के क्या हैं, दुश्मन। कहां, यूरोप में दुश्मनी गांव की है ना। इसलिए उसने कहा कि इनको हमें दे दो, और इसीलिए समरू इनको यहां पर प्रशिक्षित भी कर रहा है कि वहां पर नहीं, कोई देश सेवा तो ये भी है ना। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो जापान से जाकर के लड़ाई मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे, हिटलर से जाके मिलने चले गए थे, तभी उनको आप ये नहीं कहते ना कि वो फांसीवादी थे या गद्दार थे, क्योंकि वो तो हिटलर से मिलने गए थे। बताइए, हिटलर का तो नाम सुन करके बाकी लोगों को तो गिग्गी बन जाती है ना, और कहते हैं कि अरे ये तो फासिस्ट हो गए। फासिस्ट तो खराब माना जाता है, लेकिन आप सुभाष चंद्र बोस को तो देशभक्त मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो किस लिए गए थे, क्यों मिल रहे गए थे, अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी गए थे, देश की आजादी के लिए गए थे। तो समरू देखो यहां बैठ करके देश सेवा कर रहा है फ्रांस की, इसलिए इसकी डिमांड हो रही है। ये डिमांड कौन कर रहा है, एडम्स, ठीक है। अब अभी तो इनकी सेना तैयार हुई नहीं, तो स्वाभाविक है अभी तो परंपरागत सेना इनकी है, तो ऐसे मीर कासिम क्या करेगा, पीछे हटना शुरू करेगा। पीछे हटता 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 बेचारा कहां पहुंच जाएगा,
अब आ जाएगा, क्योंकि यहां पर है बैठा शाह आलम। ठीक है ना, शाह आलम के बारे में हमने कल ही आपको बता दिया था कि ये खुद भागा हुआ है रुहेलों से। क्या बात है भाई, हैं? कौन आ रहा है तो बात कर लीजिए जाके। नहीं, अरे नहीं ठीक है, मतलब हमारे ऊपर दया ना करिए, वो करना तो जाके बात कर लीजिए, और क्या कर सकते हैं, नहीं तो शांति से बंद करके रख दीजिए। ऐसी स्थिति आपकी हो, दोनों से काम नहीं हो सकता ना। तो शाह आलम के बारे में हमने आपको कल ही क्लियर कर दिया था कि ये बंदा जो है वो डर करके रुहेलों से इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद के किले में जो होगा तो इलाहाबाद में कौन है इसका बॉस? सुजाउद्दौला। ठीक है ना, सुजाउद्दौला कौन, बताइए, सुजाउद्दौला कौन है? नहीं, अवध का नवाब तो ठीक है, अरे किसी का बेटा बेटी कुछ होगा? वो सिराजुद्दौला है कि सुजाउद्दौला है? तब सफदरजंग उनका बेटा। उन लोगों का प्री भी माशाल्लाह है। ठीक है ना, तो सुजाउद्दौला की बात कर रहे हैं फिलहाल ना, बाकी अपना जो पढ़ा चुके हैं उसको थोड़ी ना रिपीट करेंगे, अपना पढ़िए। तो सुजाउद्दौला जो है वो उसके संरक्षण में कौन है? शाह आलम। शाह आलम का असली नाम? ठीक है, अच्छा चलो एक सवाल और पूछ लेते हैं, जो ढूंढ जाके ढूंढना आराम से। शाह आलम सेकंड है ये, तो शाह आलम फर्स्ट कौन है? और क्या, ये सब रटने वाला काम थोड़ी ना, इसी से पहले निकलेगा प्री, तब तो पहुंचेंगे लिखने के लेवल पे। नहीं तो वहीं पे मामला अटक जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट है जिसका हमने लिखवाया शाह आलम। ठीक है, शाह आलम चलता भी रहता है, लेकिन ये बेसिकली क्या है? शाह आलम सेकंड। जाहिर सी बात फर्स्ट कोई होगा, जैसे नहीं आलमगीर इसके पहले था तो आलमगीर फर्स्ट था, औरंगजेब, इसके बारे में भी पता लगाना पड़ेगा ना शाह आलम कौन है। बहादुर शाह सेकंड, जफर, तो बहादुर शाह भी हमको मालूम है कि फर्स्ट कौन है। शाह आलम फर्स्ट कौन है, जरा इसको देखिए तो थोड़ा किताबें पलटी जाए मोटी मोटी ना, कि क्या है, ये नहीं समझ में आता है। सरलता से हम चीज दे रहे हैं तो उतनी अच्छे से ग्रहण नहीं हो पाती है। तो सुजाउद्दौला के पास ये। अब यहां पर आपसे एक सवाल किया जाता है कि ये बताइए कि बक्सर युद्ध में, दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, बक्सर युद्ध में किसकी सेना लड़ी? एक पॉइंट। और दूसरी बात यह कि बक्सर युद्ध के समय जो बंगाल है इसका नवाब कौन था, बताइए। और ऑप्शन में हम दे देते हैं यहां पर आपको, किसकी सेना लड़ी इसके ऑप्शन दे देते हैं। मीर कासिम, बहादुर शाह आलम, सुजाउद्दौला की सम्मिलित सेना, मीर कासिम और शाह आलम की सम्मिलित सेना, सुजाउद्दौला की सेना, मीर कासिम, शाह आलम और फ्रांसीसियों की सेना। मीर कासिम गलत, अभी अभी लिखवाया है हमने, गलत हो गया ना ये। मीर कासिम अकेले आया था कहां? इलाहाबाद। और शाह आलम तो खुद बेचारा दुनिया भर का मारा हुआ है, इनके पास सेना कहां थी? जब तक जो सेना थी तो सारी सेना तो पहले चलती चली आई ना, इसीलिए हमने जो लिखवाया इसको भी ध्यान से पढ़िए। तो यहां पे आपने देखा कि सुजाउद्दौला की सेना है, केवल सेना किसकी है? केवल सुजाउद्दौला की। इसको फाइनेंस कौन कर रहा है? इस युद्ध का खर्च कौन उठा रहा है? मीर कासिम, क्योंकि मीर कासिम पैसा लेके तो भागा है। ठीक है भाई,
10-20 लोगों के साथ जो है राजा है, नवाब है, तो 10-20-40 लोग 50 लोग तो रहेंगे ही, तो उतना तो लेके भागा, लेकिन उसके पास सेना नहीं थी, सेना होती तो वो छिप ही ना पाता, तो बक्सर तक पटना तक कहीं भी मार दिया जाता। ठीक है, तो वो किसी तरह से है, तो सेना किसकी? सुजाउद्दौला की। सुजाउद्दौला की सेना को पैसा कौन दे रहा है? मीर कासिम। और शाह आलम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, इनका नाम नाम है, क्योंकि भाई शासक ये हैं। इसीलिए देखिए, वो अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि मीर कासिम ने सहायता किससे मांगी, सुजाउद्दौला, शाह आलम, तो ध्यान रखिएगा, सहायता कर रहा है सुजाउद्दौला, लेकिन नाम किसका होगा? शाह आलम का। अब देखते हो ना, वर्ल्ड कप कौन जीता? तो जो नहीं, इंडिया की बात नहीं, मतलब कहने का कैप्टन का नाम आता है ना। हो सकता है कैप्टन जीरो पे आउट हुआ हो सकता है ना कि कैप्टन जीरो पे आउट हुआ हो ना, युवराज सिंह ने मैच जिताया हो, मैन ऑफ द मैच तो कोई और हो, लेकिन नाम किसका जाएगा? कैप्टन का। इसी तरह से आप ये देखते ना, वो बांग्लादेश का बंटवारा मतलब पाकिस्तान का बंटवारा किसने किया? इंदिरा गांधी। आता कि नहीं नाम है इंदिरा गांधी का? अब इंदिरा गांधी लड़ने गई थी क्या? है ना, जनरल का नाम आएगा तो किसका आएगा? मानेक शाह। मानेक शाह लड़ने गए थे क्या? लड़ता तो बेचारा सैनिक है। आई ना कहानी समझ में? अब जैसे कहा जाए ना कि ये यूएसए के साथ डील किसने कर ली? मोदी ने। मोदी ने साइन किया क्या? तो नेता का नाम रहता है ना, नेतृत्व का नाम रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये किसके पास आया है सहायता लेने के लिए? आखिरी लाइन में साफ साफ लिखा है ना कि किससे सहायता की पेशकश की? शाह आलम से, है ना, जबकि शाह आलम खुद बेचारा सहायता का प्रार्थी है ना? तो उसकी भी सहायता सुजाउद्दौला करा, इसकी भी सहायता ही सुजाउद्दौला ही करेगा, लेकिन नेता चूंकि शाह आलम है कहने को ऑन पेपर, तो डिफैक्टो तो वो वास्तव में इसको माना जाएगा। क्लियर है ना? तो सेना किसकी लड़ी? ठीक है। अच्छा, 60 के बाद बंगाल का नवाब कौन है? मीर कासिम। ठीक है, लेकिन जब मीर कासिम हारने लगा तो वहां पे मीर कासिम को हटा के फिर मीर जाफर को बैठा दिए। इसलिए बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन है? जाफर। ये चीज बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है, क्योंकि यहां पर कुछ महीनों का अंतर रहेगा और चीजें बदल जाएंगी। ठीक, अब अंतिम पॉइंट कि बक्सर युद्ध में सुजाउद्दौला सेना लड़ी और हार गई फाइनली। तो जब हार गई तो हारे कौन कौन? सेना तो हारी सुजाउद्दौला की, लेकिन हारे कौन कौन? तो उसमें शाह आलम भी हारा, ठीक है ना, मीर कासिम भी हारा और सुजाउद्दौला भी हारा। हारे में तीनों माने जाएंगे। सेना ये लड़ी, जीतता तो कौन जीतता? शाह आलम। होता है ना, जब ये होता है ना कि वो पिछला वाला जो लोकसभा का इलेक्शन कौन हारा? मोदी हारे, तो ना सीटें कम आई, तो हमेशा बेसिक उसका नाम जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि सुजाउद्दौला, है ना, मीर कासिम और ये तीनों हारे। अब जो तीनों हारे तो इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए जिससे कि कंपनी को मैक्सिमम फायदा हो, इसलिए इसके लिए क्लाइव को अलग से बुलाया गया और क्या हुई? इलाहाबाद की संधि। ठीक है ना? अब जो इलाहाबाद की संधि होगी वो क्या इन तीनों से होगी या किन्हीं दो या किन्हीं एक से होगी? नहीं, अलग अलग तो बात अलग भाई, तीनों से होगी तो अलग अलग ही होगी, इससे नहीं होगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नवाब नहीं रह गया ना। समझ में आई बात कि नहीं? इसीलिए जरूरी है यह जानना कि बक्सर के समय नवाब कौन था, है ना। तो बक्सर समय नवाब कौन था? मीर जाफर। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक संधि किससे होगी? सुजाउद्दौला से, एक शाह आलम से और एक मीर जाफर से। इससे भी नहीं होगी, इससे भी नहीं होगी। इससे क्यों नहीं होगी? हाँ, ठीक है ना। तो इसके बाद आता है, कौन बनता है? नजमुद्दौला, इसके साथ होगी। अब देखो यहां पर तारीख का मजा, ये जो संधि हुई है ये फरवरी 65 में हुई है, और ये इलाहाबाद में नहीं हुई।
जाएगी इलाहाबाद संधि के खाते। इलाहाबाद में नहीं हुई, बंगाल में हुई है, ठीक है। और ये मरा है कब? जनवरी में, समझ रहे हैं। तो इसका कि 1765 तक, यानी यहां पर अगर आप डेट देखोगे सन के हिसाब से तो दोनों ही 1765 में मिलेंगे, लेकिन समस्या क्या आ जाएगी? जनवरी और फरवरी की, ठीक है। तो कम से कम अगर आप डेट नहीं भी लिखते हो तो यहां पर आपको मंथ लिखना पड़ेगा कि जनवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद फरवरी में बंगाल के नए शासक, नए नवाब नजमुद्दौला के साथ पहली संधि हुई। मतलब ये अंग्रेजों की कंपनी की पहली संधि हुई, ठीक है। इसके बाद उन्होंने शाह आलम से संधि की और शुजा से संधि की। ये दोनों जो संधियां हैं ये इलाहाबाद में हुई हैं। क्लियर हुई बात? तो इलाहाबाद संधि में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि मैक्सिमम पढ़ने पढ़ाने वाले 3 संधियां बता देते हैं, 2 ही हुई हैं। हाँ, उन्होंने पहले शाह आलम के साथ संधि की, शायद अगस्त में 12 तारीख को, ठीक है। डेट हम नहीं वो कर रहे हैं, बता रहे हैं तुम्हें, 12 अगस्त को। लेकिन इस सुजावली वाली एकदम कंफर्म है क्योंकि इसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। ये हुई थी 16 अगस्त को, ठीक है ना। 16 अगस्त 1765 को हुई संधि से वास्तव में भारत में क्या शुरू हुआ? राजनीतिक उपनिवेश, ठीक है ना। सीधे खींचते चले आओ, ये इत्तेफाक देखो, 15 अगस्त 1947 को आजादी, ना दिन घंटा महीना सब पूरा, ये एक इत्तेफाक है ना, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन ये एक इत्तेफाक है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने कहा कि 12 अगस्त को शाह आलम के साथ और 16 अगस्त को सुजाउद्दौला, ये दोनों इलाहाबाद में संधि की गई। तो इलाहाबाद संधि में बेसिकली ये दोनों संधियां आती हैं। ये तो फरवरी में हो गई भाई, इससे 6 महीने बाद ये हो रही है ना। क्योंकि आप देखिए ना, बक्सर युद्ध कब हुआ? अक्टूबर में, ठीक है। अब अक्टूबर में ये युद्ध खत्म हो रहा है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने के अंदर संधि किससे हो गई? बंगाल के साथ। जबकि बंगाल में ये 4 महीने में राजनीतिक उथल पुथल थी, क्योंकि हमने कहा ना मीर जाफर मर गया, फिर उसका जब टाइम बीतेगा भाई तभी तो दूसरा गद्दी पे बैठेगा, इस तरह से उस वहां पे टाइम लगा ना। अभी जबकि बंगाल ये इलाहाबाद संधि, इस संधि के भी कितने दिन बाद हो रही है? 6 महीने बाद। इतना लंबा गैप क्यों? इतना लंबा गैप सिर्फ इसलिए क्योंकि अब इस शाह आलम और शुजा के साथ ऐसी क्या शर्तें रखी जाएं, ऐसा क्या किया जाए कि कम से कम लागत में मैक्सिमम फायदा हो जाए। तो ये एक विचार का विषय था। इसके लिए बाकायदा अब यहां पर जो थिंक टैंक होंगे ना कंपनी के, वो उस पर विचार करेंगे ऐसा क्या किया जाए, कौन कौन सी शर्तें लगाई जाए, कैसा कैसा किया जाए। तो ये अपने आप में खुद एक इतिहास बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि 1765 की जो इलाहाबाद संधि है, यहां से वास्तव में कंपनी अचानक व्यापारिक कंपनी से उठ के क्या बन गई? नवाब बन गई। पहली बार नवाब का दर्जा उसको मिलेगा इसी संधि से। तो ये एक लंबा टाइम लगा और इस पूरे विचार विमर्श के बाद, सारा होमवर्क करने के बाद इसके लिए कौन आया? विशेष रूप से क्लाइव आया, क्योंकि उसको बंगाल के बारे में और इस इलाके की शक्तियों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो वहां पे पूरी चीजें बनाई गई। फिर लेकिन ये होता ना कि कभी अचानक कोई मुद्दा उठ जाए, तो इसके लिए कोई एक्सपर्ट आदमी भेजो। तो क्लाइव, अब क्लाइव चलेगा भाई पानी के जहाज से, वो होता ऐसे थोड़ी ना वो चला ना 8-10 घंटे में पहुंच गया। अब वो आएगा, जब आएगा फिर अपना हैंगओवर उतारेगा, उसके बाद धीरे धीरे ना तब जाकर के वो शाह आलम से 12 तारीख को अगस्त में और इसे 16 तारीख को संधि करेगा, तब ये जाके संधि पूरी। यानी बक्सर युद्ध के ऑलमोस्ट साल भर तक उसका इम्पैक्ट चलता रहेगा। ये अक्टूबर से लगा के कहां तक चला? अगस्त तक, बस 1 सितंबर ही तो बचा। 10 महीने तक लगातार बक्सर युद्ध का प्रभाव धीरे 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 छाएगा। इसीलिए पनिक्कर ने कहा कि इसने क्या किया है, धीरे धीरे पूरा घना बादल छा गया है भारत। नहीं, ये ऐसा नहीं कि कोई एक तूफान आया और जल्दी से हो गया।
तूफान वाला काम तो प्लासी ये था, असली चीज अब हुई है बक्सर युद्ध, और बक्सर युद्ध के बाद भी खासतौर से इलाहाबाद संधि। तो कल हम लोग देखेंगे इलाहाबाद संधि का डिटेल। क्लियर है?